नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभाग शिक्षा संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में अनुसंधान रिसर्च इन एजुकेशन के अंतर्गत हम शिक्षण विधियों को देख रहे थे कि किन विधियों के द्वारा शिक्षण कार्य अनुसंधान कार्य किया जा सकता है। जैसे जब कोई समस्या होती है तो उससे संबंधित कोई ना कोई परिकल्पना बनाई जाती है। उस परिकल्पना के आधार पर यह भी निश्चित करना पड़ता है कि यह अनुसंधान कार्य किन विधियों के द्वारा पूर्ण किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत हमने अनेकों विधियों का अब तक अध्ययन किया, जिसमें प्रयोगशाला प्रयोग विधि, क्षेत्र अध्ययन विधि, क्षेत्र प्रयोग विधि, ऐतिहासिक विधि, वर्णनात्मक विधि, विवरणात्मक विधि एवं तुलनात्मक विधि इत्यादि ऐसी विधियां हमको मिली, जिसके आधार पर हम यह निश्चित कर सकते हैं कि समस्या की प्रकृति जैसी होगी, परिकल्पना का स्वरूप जैसा होगा, उसके आधार पर अनुसंधान करता किसी भी विधि को स्वतंत्र रूप से उसका अनुपालन कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। किसमें? अपने अनुसंधान कार्य के लिए। इसी में अगर हम देखें कि जो अनुसंधान की विधियां हैं वास्तव में बहुत ही अच्छी होती हैं। कुछ जो व्यवहारिक विधियां हैं, कुछ जो प्रायोगिक विधियां हैं, ऐसी विधियों में जब हम दोनों चरों के बीच में कोई संबंध को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसकी तुलना करते हैं और उसके आधार पर जब सैंपलिंग लेते हैं, न्यायादर्श बनाते हैं और न्यायादर्शों में जो कुछ भी हम समग्र के लिए निर्धारित तत्वों को या चरों को या आंकड़ों को ग्रहण करते हैं, उस पर जो कुछ भी प्रदत्त हम एकत्र किए, उनका जो चयन किए, जब उनकी टेस्टिंग की जाती है, जब परीक्षण किया जाता है, तो आपने देखा होगा उस परीक्षण के समय जिन विधियों को हम लेकर चलते हैं, जिन विधियों की हमें जानकारी है, उन्हीं विधियों के आधार पर ही परीक्षण कार्य किया जाता है। और उस परीक्षण के दौरान हम तमाम प्रकार की विधियों को एक साथ भी प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे मान लें हमने ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया तो उसमें वर्णनात्मक विधि आ सकती है। उसके साथ साथ हम सर्वेक्षण विधि को भी ले सकते हैं, उसमें तुलनात्मक विधि को लिया जा सकता है, समीक्षात्मक विधि को लिया जा सकता है, प्रयोगात्मक विधि को लिया जा सकता है। तो इस तरह से विधियों का ज्ञान होना एक आवश्यक होता है और जितना अधिक एक अनुसंधानकर्ता इन विधियों से अवगत होता है, उतना ही अच्छी प्रकार से सम्यक रूप से उपयुक्त रूप से वह समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करने में सफल हो जाता है। तो अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इस पर अपने कमेंट जरूर दें, विचार जरूर दें कि आपको कैसा लग रहा है। साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें ऐसे लोगों के पास जो इस अनुसंधान क्षेत्र में लगे हुए हैं, शोध कार्य में लगे हुए हैं, जो डिसर्टेशन को बनाने के लिए प्रयास में हैं, जो शोध प्रबंध लिखने के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो एक्शन रिसर्च के विषय में कार्य कर रहे हैं। ऐसे समस्त लोगों के लिए इन विधियों की जो उपयोगिता है वह स्वयं सिद्ध है। इसलिए प्रयोगात्मक विधि क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके संदर्भ में आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है। प्रयोगात्मक अनुसंधान एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च माने जिसका प्रयोग किया जा सके। प्रयोग कार्य कारण संबंध को प्रकट करने वाली परिकल्पना के परीक्षण की विधि है। अर्थात जो प्रयोग विधि है यह मूल रूप से देखा जाए तो कार्य और कारण संबंध को प्रकट करने वाली। कार्य क्या है? जिस कारण की वजह से कार्य हो रहा है, उस कारण कार्य या कार्य कारण को प्रकट करने वाली एक परिकल्पना के परीक्षण की विधि है। अर्थात किस कारण से हम कार्य को करते हैं, उससे संदर्भित जो परिकल्पना बनाई जाती है, उस परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि का नाम क्या है? प्रयोग विधि है, जिसमें नियंत्रित परिस्थितियों में कार्य कारण संबंध का संपादन करते हैं। ग्रीनवुड ने इस परिभाषा को दिया है। इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जो कार्य और कारण के संबंध होते हैं, उस कार्य और कारणों को नियंत्रित परिस्थितियों में, अर्थात इसमें जो चरों का नियंत्रण होता है वह अनुसंधानकर्ता के अधीन होता है। अनुसंधानकर्ता जैसे चाहे उन चरों को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, माने उसमें जोड़ तोड़ करने की स्वतंत्रता किसके पास होती है? अनुसंधानकर्ता के पास होती है। और आश्रित चर पर जिस प्रकार से रिएक्शन लेना है, जिस प्रकार से उसकी अनुक्रिया लेनी, प्रतिक्रिया लेनी है, ठीक उसी प्रकार से वह स्वतंत्र चरों को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, बदल भी सकता है
और उसके आधार पर उसका विश्लेषण एवं निरीक्षण कर सकता है। इस तरह से प्रयोग कार्य कारण संबंध को प्रकट करने वाली परिकल्पना के परीक्षण की विधि है। पहली बात है कि आप परिकल्पना को परीक्षण करने के लिए ऐसी विधि है जो मूल रूप से कार्य और कारण पर ही निर्भर होती है, जिसमें नियंत्रित परिस्थितियों में कार्य कारण संबंध का संपादन करते हैं। और इस विधि के अंतर्गत दूसरी जो विशेषता होती है वह यह है कि नियंत्रित अवस्था में नियंत्रित चरों के द्वारा अनुसंधान करता उस कार्य और कारण के संबंधों को व्यक्त करता है, उसके लिए संपादित करता है, उसके लिए स्वतंत्र होता है। दूसरी जो परिभाषा चैंपियन की है, नियंत्रित दशाओं में किए गए निरीक्षण ही प्रयोग हैं। इन्होंने बहुत ही कम शब्दों में, अस्पष्ट शब्दों में इसकी परिभाषा देने का प्रयास किया है। क्या परिभाषा दिया है कि नियंत्रित दशाओं में किए गए निरीक्षण, यानी जो भी हम निरीक्षण कर रहे हैं वह निरीक्षण कैसे हो, नियंत्रित दशाओं में हो, अर्थात उसमें कंट्रोलिंग सर्कमस्टेंसेस हो, परिस्थितियां हो, जिसको वो चाहता है, जिस चीज का वो प्रयोग करना चाहता है, जिस समस्या के लिए जिन चरों को वह उसमें उपयोग में लाना चाहता है, वे चर क्या होंगे, उस अनुसंधानकर्ता के नियंत्रण में होंगे और वह एक नियंत्रित दशाओं में उस समस्या से संबंधित चरों का आश्रित चरों पर क्या अनुक्रिया हो रही है, इसको जानना ही, इसको देखना ही, इसका निरीक्षण करना ही, इसकी गुणवत्ता को समझना ही, यही क्या है, प्रयोग है। इसी को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होता है वह मूल रूप से नियंत्रित दशाओं में होता है। दो चरों के मध्य जो संबंध है, उन संबंधों के कार्य कारण प्रभाव को देखने का प्रयास करता है, यानी इसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है। मूल चीज जो होती है वह है प्रभाव का। प्रभाव यानी स्वतंत्र चर किस प्रकार से आश्रित चर को प्रभावित करता है। कहने का प्राय है कि जैसे कोई आदमी अगर कार्य करता है तो कार्य क्यों करता है, जब उसकी कोई आवश्यकता होती है तो उस आवश्यकता के अनुरूप जो वह कार्य करता है, जिस प्रकार के उपाय को लाता है, क्या उन उपायों के द्वारा उसके कार्य की सिद्धि होती है। अगर उस सिद्धि में कुछ उसे उपलब्धि मिलती है तो वह उस कार्य को करने में विश्वास रखता है, उसमें रुचि लेता है, उसमें उसका उत्साह बढ़ता है, उससे वह प्रेरित होता है। इसलिए जो कार्य करने के लिए वह उपायों को ढूंढ रहा, लगा रहा, वे आश्रित चर के रूप में होते हैं और जिसके द्वारा उस कार्य पर, समस्या पर कोई न कोई प्रभाव दिखाई पड़ता है, अनुक्रिया मिलती है, रिएक्शन मिलता है, वह उसका आश्रित चर होता है। तो स्वतंत्र चर जिसके द्वारा प्रभाव को डाला जाता है, आश्रित चर जिस पर प्रभाव होता है अर्थात जो प्रभावित होता है। तो इन दोनों के कार्य कारण संबंधों को प्रयोग के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा देखना ही यही प्रयोग है। अब आता है प्रयोगात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, आइए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इसमें सत्य प्रभावों का पक्षपात रहित प्राक्कलन किया जाता है। जो प्राक्कलन है, जो परिकल्पना बनाई जाती है, जो पूर्व कथन किया जाता है, वह कैसा होता है, यानी सत्य प्रभावों का पक्षपात रहित, यानी जो भी कुछ कार्य किया जाता है प्रयोगात्मक विधि के द्वारा वे सत्य होते हैं उसके परिणाम, और उन सत्य परिकल्पनाओं का यानी सत्य कथनों का वह पक्षपात रहित, एक तरह से देखा जाए तो उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव, पक्षपात नहीं रहता है, अर्थात निष्पक्ष रूप से सत्य प्रभावों को व्यक्त करता है, उसको देखा जा सकता है। इसी कहा जा रहा है कि इसमें सत्य प्रभावों का पक्षपात रहित प्राक्कलन किया जाता है, अर्थात प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत जो सत्य प्रभाव हैं, ऐसे सत्य प्रभावों का पक्षपात रहित प्राक्कलन माने पूर्व कथन किया जाता है। दूसरी विशेषता होती है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठ परीक्षण में सत्य प्रभाव होते हैं, यानी जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है वह प्रयोगात्मक विधि के द्वारा जो रिजल्ट लाता है उसका जो प्रभाव होता है वह सत्य प्रभाव से युक्त होता है। कहने का प्राय है कि इसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, यानी जो चीज हम जिसके लिए कर रहे हैं उसका रिस्पांस वही होगा, चाहे हम करें चाहे कोई भी करे। जैसे भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता होती है, अब आप भूख चाहे किसी को भी लगे वह सबके लिए बराबर रिस्पांस देती है। तो इसी तरह से जो रिस्पांस में मिलता है वही हमारा आश्रित चर है,
और जिसके द्वारा हमें कुछ ना कुछ रिस्पांस मिल रहा है, जैसे भोजन की सामग्री कुछ हो, वह स्वतंत्र चर है। उन स्वतंत्र चरों को हम बढ़ा करके भूख को भी बढ़ा सकते हैं, उन स्वतंत्र चरों का उपयोग करके हम उसको कम भी कर सकते हैं। इसी तरह से जब किसी चीज को प्राप्त करने की अत्यंत जिज्ञासा होती है और वह वस्तु हमें नहीं मिलती है, तब वहां पर स्वतंत्र चर अर्थात हम जो उपाय लगाते हैं अपने द्वारा, अगर नहीं संभव दूसरे के द्वारा कराते हैं, तो जब हम दूसरे लोगों का प्रयोग करते हैं तो दूसरे लोग क्या हैं, वही हमारे स्वतंत्र चर हैं, वही डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। और जिनके ऊपर जो प्रभाव देखना है, उनके द्वारा जो प्रभाव मिल रहा है, जो प्रतिक्रिया में जो व्यवहार परिवर्तन चेंजिंग हो रही है, वही हमारे आश्रित चर हैं, वही डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। इस तरह से कहते हैं कि जो प्रभाव पड़ेगा वह किसी भी स्वतंत्र चर के द्वारा दूसरे चर पर डाला जाता है तो वह प्रभाव सत्य होता है। तो इसी को कहते हैं कि परीक्षण में सत्य प्रभाव होंगे, माने वस्तुनिष्ठ परीक्षण का जो प्रभाव होगा वह सत्य प्रभाव से युक्त होंगे। यह समय, शक्ति एवं धन की दृष्टि से मितव्ययी होता है, अर्थात किसी कार्य को अगर हम करके देखते हैं, परीक्षण करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, तो वास्तव में इसमें पहली बात विश्वसनीयता बढ़ती है, इसमें सत्यायता बढ़ती है, इसमें जो शुद्धता का भाव होता है वह बिल्कुल आ जाता है, और इसमें संतुलन भी होता है। इस तरह से शक्ति, समय और धन की दृष्टि से भी प्रयोगात्मक विधि ये क्या होती है, मितव्ययी होती है, अर्थात कम खर्चीली होती है। इसमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता है, हम किसी कार्य को स्वयं जा करके देख करके कर सकते हैं और एक नियंत्रित परिस्थितियों में कर सकते हैं, इसलिए इसकी विश्वसनीयता, गुणवत्ता तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ इसमें समय, शक्ति और धन भी कम खर्च होता है। इसमें निरीक्षित व्यवहार के प्रभावों को सत्य प्रभाव माना जाता है, यानी जिन प्रभावों का हम निरीक्षण कर रहे हैं कि अमुक व्यक्ति पर कार्य करने का क्या प्रभाव है, किसी को कुछ चीज पुरस्कार रूप में हम दे रहे हैं तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है, इन चीजों को, इन प्रभावों को देखना ये सत्य प्रभाव के रूप में होता है, जिसको हम निरीक्षित कर सकते हैं। इसी कहा जाता है कि इसमें निरीक्षित व्यवहार के प्रभावों को सत्य प्रभाव माना जाता है, अर्थात जो आंखों से देखा जा रहा है, जो कुछ बिहेव चेंजिंग हो रही है तो वास्तविकता में है, इसलिए वे प्रभाव क्या है, सत्य प्रभाव। निरीक्षित चीजें जो होती, जो आंखों की देखी हुई, जिस पर हम देख रहे हैं या किसी के द्वारा उसका निरीक्षण करवा रहे हैं, तो जैसा वो करता है उसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति देखने वाला देखता है, उसको सत्य रूप से कहता है, इसलिए इसके प्रभाव क्या होते हैं, सत्य होते हैं, तो सत्य प्रभाव से युक्त होते हैं। अनुसंधानकर्ता का स्वतंत्र चरों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें जो रिसर्चर है, जो अनुसंधान करता है, जो अनुसंधित्सु है, उसका पूरी तरह से स्वतंत्र चरों पर नियंत्रण होता है। वह जैसा चाहता है उसी प्रकार से वह आश्रित चरों पर अनुक्रिया कर सकता है, ला सकता है। तो स्वतंत्र चरों पर नियंत्रण करना यह प्रयोगात्मक विधि की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इस पर पूर्ण नियंत्रण, स्वतंत्र चरों पर पूर्ण नियंत्रण किसका होता है, यानी अनुसंधानकर्ता का होता है। अगली जो विशेषता इस पे आती है, स्वतंत्र चरों में आवश्यकता अनुसार जोड़ तोड़ किया जा सकता है, यानी जैसा रिस्पांस लेना है, जिस प्रकार से हमें कार्य को करना है, जिस प्रकार से हमें समस्याओं का समाधान करना, उससे संबंधित जो भी चर हैं, उन चरों को हम घटा सकते हैं, उसमें जोड़ तोड़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिसके आधार पर हमारा जो रिस्पांस है, जो अनुक्रिया है, वह पूर्ण रूप से जैसे मिले उसी प्रकार से हम चरों को, स्वतंत्र चरों को बदल भी सकते हैं। अर्थात अपने कार्य को शीघ्र रूप से करना है, मान लीजिए कोई टारगेट आपको मिला हुआ है और उस कार्य को आप 10 दिन में कर सकते हैं, लेकिन कार्य को अगर चाहें तो अनुसंधान करता जो उसका रिजल्ट देना है उसको 2 दिन भी कर सकता है, लेकिन कैसे करेगा, उसके लिए जो स्वतंत्र चर अर्थात कुछ आदमियों को लगा दिया जाए, बढ़ा दिया, मैन पावर को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया जाए। इससे क्या होता है, जो कार्य 10 दिन में होने वाला 2 लोगों के द्वारा था, उसी कार्य को अब कुछ संख्या में बढ़ा करके कम दिनों में करने का प्रयास किया। इससे जो आश्रित चर होता है वह तो ठीक उसी प्रकार से अनुक्रिया देता है, लेकिन स्वतंत्र चरों को हम बढ़ा करके उस कार्य की जो अवधि है उसको कम भी कर सकते हैं, या ज्यादा लोग कार्य करें उसमें से कुछ लोगों को हटा करके कार्य की अवधि को बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से स्वतंत्र चर पर अनुसंधानकर्ता का पूर्ण नियंत्रण होता है, उसमें वह पूरी तरह से जोड़ तोड़ कर सकता है, जिसके आधार पर जो आश्रित चर का प्रभाव, सत्य प्रभाव है, वह दिखाई पड़ता है, अनुक्रिया के रूप में सामने आ जाता है। इसी तरह से कहते हैं कि
यह सबसे प्राचीन एवं वैज्ञानिक विधि है। कौन? प्रयोगात्मक विधि जो है ये सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक विधि मानी जाती है, क्योंकि पहले भी ये विधियां प्रयोग में लाई जाती थी कि पहले प्रयोग करो, कहो मत बल्कि करके दिखाओ। तो जब व्यक्ति करता है तो सामने उसका व्यवहार दिखाई पड़ता है, उसकी गुणवत्ता दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से जो प्रयोग की विधि थी कि आपको पढ़ना है तो पढ़ के दिखाओ, लिखना है तो लिख करके दिखाओ, चलना है तो चल के दिखाओ, कार्य करना है तो करके दिखाओ, तो ये हमारा प्रयोग होता था। तो ये प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसमें वैज्ञानिकता इसलिए होती है कि व्यक्ति जब कुछ करेगा तो उससे कुछ ना कुछ उसको ज्ञान तो होता ही है, उसका प्रभाव पॉजिटिव निगेटिव तो पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए जो निरीक्षण कार्य होता है वह देखने से भी और करने से भी वह व्यक्ति को प्रभावित करता था। व्यक्ति जो प्रभावित होता है वही डिपेंडेंट वेरिएबल्स के रूप में यहाँ पर स्रोत के रूप में लिया जाता है। तो इस तरह से जो प्रभाव होगा वह सबसे प्राचीन एवं वैज्ञानिक विधि के द्वारा पहले से देखा जा रहा है। आश्रित चरों पर प्रभाव डालने वाले स्वतंत्र चरों को नियंत्रित करके, कहने का प्राय है जो आश्रित चर हैं उस पर जो प्रभाव डालने वाले स्वतंत्र चर हैं उन स्वतंत्र चरों को नियंत्रित करके, कंट्रोलिंग करके इन व्यवहार चरों के प्रभाव का निरीक्षण एवं मापन करते हैं। अर्थात व्यवहार चरों का निरीक्षण मापन कैसे किया जाएगा? स्वतंत्र चरों को नियंत्रित करके, उस पर प्रभाव डाल करके हम प्रभाव क्या आ रहा है आश्रित चरों पर इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। और मूल बात जो आती है कि आश्रित चरों पर प्रभाव डालने वाले स्वतंत्र चरों को नियंत्रित करके इन व्यवहार चरों के प्रभाव का निरीक्षण एवं मापन करते हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान में आंतरिक एवं बाह्य वैधता पाई जाती है। यानी जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है इसमें बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की वैलिडिटी पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल बाहर से देखने में वह बिल्कुल वैध है, बल्कि वह आंतरिक रूप से भी उसके अंदर वैधता है, उसके अंदर वैलिडिटी है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए प्रयोगात्मक अनुसंधान में जो सबसे बड़ी दूसरी विशेषता होती है उसकी वैलिडिटी होती है, उसकी वैधता होती है। और वैधता दो प्रकार की होती है, जो एक बाहर से होती है, दूसरी भीतर से होती है। अब वह और आंतरिक वैधता क्या होती है, अब इसके विषय में हम आपको बताएं। जैसे आंतरिक वैधता का प्राय होता है कि जिसको देखा ना जा सके, जो परीक्षण के समय मूर्त या स्थूल रूप में हमारे सामने दिखाई ना पड़ता हो। जैसे किसी की मानसिक योग्यता देखनी है, किसी का मानसिक परीक्षण करना है, किसी की सृजनात्मक शक्ति को देखना है, किसी को उपलब्धि शक्ति को देखना है, उसकी प्राप्ति क्या, अचीवमेंट क्या है, उसकी टेंडेंसी क्या है, रुझान क्या है। इन चीजों को हम देख नहीं सकते, बल्कि हम इसको केवल एक अनुभव करते हैं। कुछ चीजों के द्वारा, कुछ परीक्षणों के द्वारा हम उसकी बुद्धिलब्धि को देख सकते हैं, उसकी सृजन शक्ति को जान सकते हैं, उसकी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं और उसकी रुचि क्या है। इन चीजों को कार्य या व्यवहार के द्वारा जांचा जा सकता है, मापा जा सकता है, लेकिन इसे मूर्त रूप में देखा नहीं जा सकता। और जो वाह्य वैधता होती है, वह वैधता का प्राय होता है कि इसमें जो अनुसंधान करता है वह ऐसे उपकरणों का प्रयोग करता है जिसको देखा भी जा सकता है परीक्षण के समय, उसका निरीक्षण भी किया जा सकता है। अर्थात जो माप जिसके लिए बनाया गया है वह उसके अनुरूप ही उसका परीक्षण करे, यही इसकी वैधता होती है। जैसे आप 1 किलोग्राम का वाट देखते हैं, 1 किलोग्राम का वाट की वैधता क्या है, यानी वह 1 किलोग्राम के बराबर ही वस्तु का वजन करेगा, ना तो उससे कम ना तो उससे अधिक। ये उसकी वैधता है, ये उसकी वैलिडिटी है। ठीक इसी प्रकार से तमाम प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव इत्यादि प्रकार के प्रश्न डाले जाते हैं, उसके जो उत्तर विकल्प के रूप में दिए जाते हैं वे बिल्कुल निर्धारित होते हैं, सत्य होते हैं। उसको चाहे जो भी परीक्षण करे, जितना वह प्रश्न करता है उतने ही प्रकार से वह उतने अंकों को प्राप्त करेगा। चाहे उसका मूल्यांकन हम करें चाहे कोई भी करे, उसमें किसी भी प्रकार का अंकों का अंतर नहीं आता है। तो इसी को हम वैधता कहते हैं, इसी को हम वैलिडिटी कहते हैं। और आंतरिक और बाह्य के रूप में देखते हैं। जैसे किसी मशीन के द्वारा किसी प्रोडक्शन को लेना है और मशीन चालित हो चुकी, चल चुकी है, अब उसको हम देख सकते हैं कि मशीन चल रही है, वह कार्य कर रही है, उसके द्वारा प्रोडक्शन उत्पादन हमें प्राप्त हो रहा है, कितनी गति में काम कर रही है, या हम गेस भी कर लेते हैं कि इस गति से चलेगी तो इतना जल्दी काम होगा।
इतना प्रोडक्शन मिल जाएगा। अगर गति थोड़ा कम हो जाती है तो प्रोडक्शन प्राप्त करने में थोड़ा सा विलंब होगा। तो जो मशीनरी इत्यादि के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, जिसके द्वारा परीक्षण देखा जाता है, समझा जाता है, वह स्थूल माना जाता है, उसे मूर्त माना जाता है। और इसकी जो वैधता होती है वह एक तरह से बाह्य वैधता के रूप में, माने एक्सटर्नल वैलिडिटी के रूप में अनुसंधानकर्ता के सामने लाई जाती है। तो इसी तरह से कहते हैं कि इसमें जो वैधता होती है वह आंतरिक और बाह्य रूप में होती है। प्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत अंतः क्रिया प्रभाव तब होता है, माने अंतः क्रिया, उसके इंटरनली जो इफेक्ट हैं वे कब होते हैं, जब वस्तु पर एक स्वतंत्र चर का प्रभाव दूसरे स्वतंत्र चर के प्रभाव से भिन्न होता है। कहने का प्राय है कि किसी भी वस्तु पर किसी भी समस्या से संबंधित जो हम आंकड़े या तथ्य एकत्र कर रहे हैं, उस पर एक स्वतंत्र चर के द्वारा जो प्रभाव डाला जाता है, अगर उसी स्थान पर हम दूसरे स्वतंत्र चर का भी प्रभाव देखना चाहते हैं तो दोनों में भिन्नता होती है। तो जब दोनों में भिन्नता होगी, दोनों स्वतंत्र चरों का प्रभाव एक दूसरे से भिन्न होगा, तभी हम यह जान पाते हैं कि प्रयोगात्मक शोध में अंतःक्रिया का प्रभाव कैसा हो रहा है। अगर उसमें भिन्नता नहीं दिखाई पड़ती है, एकात्मकता है, उसमें समजातीयता है, समरूपता है, तब वह एक ही वस्तु, एक ही चर माना जाएगा। लेकिन कभी कभी हम जब चरों को बदलते हैं तो उनके प्रभाव भी हमें अलग दिखाई पड़ने चाहिए। जैसे एक ही कार्य करना है, जब चार लोग करते हैं अलग अलग दृष्टि से, तो उसमें चार प्रकार के भाव आते हैं, चार प्रकार के कार्य करने की प्रणाली दिखाई पड़ती है। यही भिन्नता ही उन चरों के प्रभाव को व्यक्त करता है और यही उनके अंतर संबंध दिखाता है। कौन कितने रुचिर कार्य कर रहा है, कौन कितने उसमें अनन्यमनस्क होकर कर रहा है, कौन केवल एक खाना पूर्ति के लिए कर रहा है। तो इस प्रकार जो स्वतंत्र चर है, जिसका हम प्रयोग उस समय परिस्थितियों को जांचने के लिए करते हैं, इसके प्रभाव के आधार पर ही, इसके कार्य के आधार पर ही, इसके निरीक्षण के द्वारा हमें पता लगा सकते हैं कि वह दोनों चरों के बीच में किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, वह क्या दोनों एक दूसरे से भिन्न है या समरूप है। न्यायदर्श का यादृच्छिकरण प्रयोगशाला शोध में समूह की एक रूपता, समानता तथा बराबर अनुपात को निश्चित करता है। अर्थात इस प्रकार के प्रयोगों में जो प्रयोगात्मक अनुसंधान होते हैं, इसमें जो हम न्यायदर्श बनाते हैं, इसमें जो हम प्रतिदर्श बनाते हैं, इसमें जो हम सैंपलिंग करते हैं, यह यादृच्छिकरणता माने रैंडमाइज्ड होता है। यादृच्छिकरण का प्राय होता है कि इसमें हम अपनी आवश्यकता अनुसार स्वेच्छा के साथ जिन भी चरों को, जिन भी आंकड़ों को प्रयोग में लाना चाहते हैं उसको ला सकते हैं। और उसके आधार पर जो प्रयोगात्मक शोध हम करते हैं उसमें समूह की एक रूपता, यानी जिस समूह पर भी, मान लीजिए किसी कक्षा में हम किसी कक्षा माने कक्षा 7, 8 या किसी भी कक्षा के स्तर, एक स्तर के छात्रों की रुचि को देखना चाहते हैं, तो उसमें प्रयोगात्मक विधि क्या होती है, यानी वह जिस प्रकार का वहां पर मेथड अपनाता है, जिस प्रकार से वह उनको शिक्षित करना या भ्रमित करने का प्रयास करता है, वह समरूप होता है। क्योंकि वह बोलता तो अकेले है, लेकिन सुनने वाले उसमें मान लीजिए कि 100 छात्र हैं, तो 100 छात्र अपने बुद्धि विवेक रुचि के आधार पर उसको समझते हैं। कोई ज्यादा समझ लेता है, कोई बहुत ज्यादा समझता है, कोई सामान्य समझता है, कोई कम समझता है, कुछ और कम समझते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं। लेकिन जो वाचक है, जो लेक्चर देने वाला शिक्षक है, वह तो समान रूप से सबको एक समान, एक ही विषय वस्तु को बता रहा है। लेकिन जो प्रभावित होने वाले छात्र हैं कुछ कम होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं। इस तरह से जो शिक्षक एक स्वतंत्र चर के रूप में अपनी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके अपनी विषय वस्तु को संप्रेषित करने का प्रयास करता है, छात्रों को समझाने का प्रयास करता है। लेकिन जो आश्रित छात्र हैं, कौन समझता है कौन नहीं समझता है, यह उनकी सोच पर डिपेंड होती है, यह उनके उन प्रकार की गुणवत्तापूर्ण जो कुछ लर्निंग है, जो उनका ध्यान आकर्षण है, जो उनकी रुचि है, जो उनके स्तर हैं, उसके आधार पर यह डिपेंड करता है कि वह कितना सीखता है, कितना प्रभावित होता है, कितना नहीं प्रभावित होता है। इसी को हम प्रभाव का नियम कहते हैं, इसी को हम प्रभाविता का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात स्वतंत्र चर जब प्रभावित कर देता है तो वह प्रभाव सत्य दिखाई पड़ता है, और जब वह प्रभावित नहीं कर पाता है तो उसका जो प्रभाव क्या होता है, असत्य हो जाता है। इस तरह को यादृच्छिकरण प्रयोगात्मक शोध में, अर्थात रैंडमाइज्ड जो कुछ वेरिएबल्स होते हैं उसके आधार पर जो कुछ भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, उसमें समूह की
एक रूपता, समानता तथा बराबर अनुपात को निश्चित करता है, अर्थात उसमें यह गारंटी देता है कि सबको एक समान रूप से रखा जा रहा है, सबको एक समान रूप से शिक्षा दी, सबके समान रूप से फीस ली जा रही है, शुल्क समान रूप से लिया जा रहा है, सारी सुविधाएं समान रूप से दी जा रही है। लेकिन जो सुविधाओं को लेने वाले हैं, जो उसमें भाग लेने वाले हैं, सहभाग करने वाले हैं, उनके जो रिस्पांस होते हैं वह भिन्न भिन्न देखने को मिलते हैं। यह सिद्ध कैसे होता है? प्रयोगात्मक रूप से होता है। हम इसी प्रयोगात्मक रूप पर एक बता सकते हैं कि किसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, कौन कम बुद्धि का है, कौन सामान्य बुद्धि का है, कौन प्रतिभाशाली बुद्धि का है, कौन मूढ़ बुद्धि का है, या किसके अंदर सृजन शक्ति ज्यादा है, किसके अंदर सृजन शक्ति कम है, किसके अंदर सृजन शक्ति सामान्य रूप से है, किसके अंदर ईमानदारी समय पर है, कौन बहुत ईमानदार है, कौन बहुत ही ईमानदारी के स्तर पर निम्न है। यह जब हम प्रयोग करते हैं उसी के आधार पर हम उसकी गुणवत्ता पूर्ण जो उसका आचरण होता है, जो व्यवहार होता है, उसको देखते हैं, समझते हैं और यह एक निष्कर्ष निकालकर दे सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर किस प्रकार के गुण है। दूसरी बात आती है कि जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है, इसकी जो वैलिडिटी है, इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं? वैलिडिटी इन एक्सपेरिमेंट रिसर्च, अर्थात एक्सपेरिमेंट रिसर्च में वैधता का परीक्षण कैसे होता है, जिसको हमने पहले बताया कि आंतरिक और बाह्य रूप में किया जाता है। आंतरिक वैधता से प्राप्त होता है जो इंटरनल वैलिडिटी होती है। ऐसा परीक्षण इसे मूर्त या स्थूल रूप में देखा नहीं जा सकता है। यानी जो आंतरिक परीक्षण होता है, जब हम उसकी वैधता को मापने का प्रयास करते हैं तो उसे हम मूर्त रूप में, मूर्त माने जैसे मूर्ति दिखाई पड़ती है तो मूर्त है, लेकिन जब वो दिखाई ना पड़े, जिस चीज को हम जैसे कहते हैं ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसे है, हम नहीं देख पा रहे, वो अमूर्त के रूप में होता है, उसी को हम स्थूल भी कहते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा परीक्षण जिसे मूर्त या स्थूल रूप में देखा नहीं जा सकता, वह आंतरिक परीक्षण होता है। जैसे मानसिक परीक्षाओं की स्थिति में माप्य तत्वों को देखा नहीं जा सकता। यानी जो माप्य तत्व हैं, जो मेजरमेंट इक्विपमेंट हैं, उन इक्विपमेंट को, उन मेजरमेंट टूल्स को हम देख नहीं पाते, किसके आधार पर उसकी मानसिक शक्ति कहां से आ रही है, क्या कर रही है, वह आंतरिक इंटरनल वैलिडिटी के रूप में, इंटरनल मेजरमेंट के रूप में आती है। और उसकी वैधता यही होती है कि वह जिस चीज के लिए, जिस चीज का मापन करने के लिए, मान लो किसी की रुचि को देखना, उसके व्यक्तित्व को देखना, पर्सनालिटी को देखना है कि वह किस प्रकार की पर्सनालिटी से युक्त व्यक्ति है, तो इन चीजों को हम केवल एक क्या करते हैं, परीक्षा के पत्रों के द्वारा, प्रश्नावली के द्वारा या उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस के द्वारा हम उसको जांच सकते हैं, लेकिन उसे देख नहीं सकते कुछ सोच क्या रहा, उसके दिमाग में कितनी ज्यादा ज्ञान की वृद्धि है, कितना अधिक भंडारण है, या हम उसको देख नहीं पाते, बल्कि केवल क्या करते हैं, उसको केवल अनुभव करते हैं। दूसरी चीज होती है जो बाह्य वैधता, एक्सटर्नल वैलिडिटी, कहते हैं कि जिन्हें स्थूल रूप में देखा जा सकता है। जैसे मशीन के कार्य चालन परीक्षण को देखा व निरीक्षण किया जा सकता है। जैसे कोई मशीन काम करती है, जैसे मोटर गाड़ी चल रही है तो उसकी स्पीड क्या है, इसको हम देख भी सकते हैं, उसके आधार पर अनुमान भी कर सकते हैं कि कब तक हम इतनी दूरी को प्राप्त कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। उसी तरह से जब हम केवल सोचते हैं तो सोचने की गति कितनी तीव्र होगी, इसको केवल हम अनुभव कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते हैं। इस तरह से आपने क्या देखा कि जो प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, वास्तव में यह सबसे प्राचीन विधि है, सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि है। इसमें अनुसंधानकर्ता का पूर्ण नियंत्रण होता है। उस प्रयोग के करते समय, उस अनुसंधान को करते समय जैसा चाहता है ठीक उसी प्रकार से अनुसंधान को नियंत्रित दशाओं में, परिस्थितियों में संपन्न करता है, या अपनी आवश्यकता अनुसार चरों को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, और स्वतंत्र चरों के आधार पर आश्रित चरों पर क्या प्रभाव होता है, उसके सत्य प्रभाव को भी आंक सकता है, निश्चित कर सकता है। इसी तरह से जब प्रयोगात्मक विधि की वैधता की बात आती है तो यह इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार से वैलिड होता है। इसको देखा भी जा सकता है, इसको बिना देखे भी समझा जा सकता है। इस तरह से एक क्वांटिटी के रूप में, एक क्वालिटी के रूप में, अर्थात जब संख्यात्मक रूप में उसको हम मापते हैं, उसको किलोग्राम, लीटर, मीटर आदि में, तो आपका मूर्त रूप दिखाई पड़ता है। जब उसे हम गुणात्मक रूप में देखते हैं कि इसकी बुद्धि कितनी है, इसकी सृजन शक्ति कितनी है, इसकी उपलब्धि कैसी, इसकी सृजन शक्ति क्या है, इसको हम केवल गुणात्मक रूप में, क्वालिटेटिव रूप में देख सकते हैं। इसका परीक्षण केवल हम वैध कह सकते हैं, लेकिन दोनों की जो स्थिति होगी वह भिन्न भिन्न हो सकती है, इसीलिए इंटरव्यू लिया जाता है। इसी तरह से साक्षात्कार करके हम उसकी गुणवत्ता को परखते हैं, और किसी प्रकार का फिजिकल वर्क करा करके हम उसके जो एक्सटर्नल क्वालिटी है,
संख्यात्मक रूप है उसको देखने का प्रयास, उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से आपने आज क्या देखा कि प्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, जैसे प्रयोग कार्य कारण संबंध को प्रकट करने वाली परिकल्पना के परीक्षण की विधि है, जिसमें नियंत्रित परिस्थितियों में कार्य कारण संबंध का संपादन करते हैं, ग्रीनवुड ने इसको कहा था। नियंत्रित दशाओं में किए गए निरीक्षण ही प्रयोग है, इसको चैपियन ने कहा था। इसी तरह से प्रयोगात्मक अनुसंधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसमें आपने देखा जो विशेषताएं हैं कौन कौन सी थी। इसमें सत्य प्रभाव का पक्षपात रहित प्राकलन किया जाता है, प्राकलन में पूर्व कथन किया जा सकता है। इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षण में सत्य प्रभाव होते हैं, यह समय शक्ति एवं धन की दृष्टि से मितव्ययी होता है। इसमें निरीक्षित व्यवहार के प्रभावों को सत्य प्रभाव माना जाता है। अनुसंधानकर्ता का स्वतंत्र चरों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। स्वतंत्र चरों में आवश्यकतानुसार जोड़ तोड़ किया जा सकता है। सबसे प्राचीन एवं वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। आश्रित चरों पर प्रभाव डालने वाले स्वतंत्र चरों को नियंत्रित करके इन व्यवहार चरों के प्रभाव को निरीक्षण एवं मापन करते हैं। इसी तरह से प्रयोगात्मक अनुसंधान में आंतरिक एवं बाह्य वैधता पाई जाती है। प्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत अंतःक्रिया प्रभाव तब होता है जब वस्तु पर एक स्वतंत्र चर का प्रभाव दूसरे स्वतंत्र चर के प्रभाव से भिन्न दिखाई पड़ता है। न्यायदर्श का यादृच्छिकरण प्रयोगात्मक शोध में समूह की एकरूपता, समानता तथा बराबर अनुपात को निश्चित करता है। इसी तरह से इसकी जो अन्य विशेषताएं हैं वह यही है कि जब अनुसंधानकर्ता उस परीक्षण को करने के लिए बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जब पहुंचता है, क्या करना है, कैसे करना है, अपने उन आंकड़ों को एकत्र करके उन चरों पर इसका प्रयोग करता है और उसके प्रभावों को देखने का प्रयास करता है जो उसकी आंखों के सामने होता है। इसलिए इसके जो रिजल्ट होते हैं वो सत्य होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, वैध होते हैं, वह आंतरिक रूप से वैध होते हैं और बाह्य रूप से भी वैध माने जाते हैं। इसी तरह से प्रयोगात्मक अनुसंधान जो वैधता की बात आती है, वैलिडिटी इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कहते हैं कि आंतरिक और बाह्य दो प्रकार की वैधता पाई जाती है, जिसमें इंटरनल वैलिडिटी का प्रभाव होता है। ऐसा परीक्षण से मूर्त स्थूल रूप से देखा नहीं जा सकता, मतलब जिस परीक्षण को हम देख नहीं सकते केवल अनुभव कर सकते हैं, जैसे मानसिक परीक्षाओं की स्थिति में माप्य तत्वों को देखा नहीं जा सकता, उसको मापन की जो औजार हैं, जो उपकरण, उनको देखा नहीं जा सकता बल्कि अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह से जो बाह्य वैधता एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, कहते हैं जिन्हें स्थूल रूप में देखा जा सकता है, जैसे मशीन का कार्यचालन परीक्षण को देखा एवं निरीक्षित किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रयोगात्मक अनुसंधान एक जीवन के लिए, अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत ही उपयोगी अनुसंधान की विधि होती है। इसका जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, वह उसी प्रकार से होती है कि सबसे पहले हम समस्या का चयन करें, समस्या से संबंधित जो परिकल्पना है उसका निर्माण करें, परिकल्पना के आधार पर हम न्यायादर्श का निर्माण करें, न्यायादर्श के आधार पर शिक्षण विधियों का, माने प्रयोगशाला प्रयोगात्मक विधि या जो प्रयोगात्मक अनुसंधान करने हैं तो प्रयोगात्मक विधि कैसे है, उसे संदर्भित जो कुछ भी आंकड़े हैं, तथ्य हैं, उनको एकत्र करें, टूल्स को एकत्र करें और एक खुले तौर पर जिसे कहा जाता है स्वतंत्र रूप से वह अनुसंधानकर्ता उन आंकड़ों का, उन चरों पर अंतर संबंधों और प्रभावों को देखने का प्रयास करे और क्या उसके प्रभाव आ रहे हैं उस टेस्ट के द्वारा, परीक्षण के द्वारा, विश्लेषण के द्वारा, आंकड़ों के उसकी तुलना आदि करने के आधार पर जो कुछ भी वह प्राप्त करता है उसका वह निष्कर्ष दे, उसका एक प्रतिवेदन करे, रिपोर्टिंग करे और भावी लोगों को कार्य करने के लिए सचेष्ट भी करे, सुझाव भी दे। इसके जो प्रोसेस होते हैं वे प्रोसेस बहुत ही सामान्य रूप से एक सिस्टमेटिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलते हैं। यही कारण है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान विश्वसनीय होते हैं, प्रयोगात्मक अनुसंधान शुद्ध होते हैं, प्रयोगात्मक अनुसंधान में वैधता होती है, प्रयोगात्मक अनुसंधान में संतुलन होता है, प्रयोगात्मक अनुसंधान में जो विविधीकरण, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन चीजों को यह प्रकट करने में, स्पष्ट करने में पूर्ण समर्थ होते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिक से अधिक आप शेयर करें और चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हैं इससे आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से शिक्षा अनुसंधान संबंधी, शिक्षा में तकनीकी संबंधित, शिक्षा में सांख्यिकी संबंधित, शिक्षा में मनोविज्ञान संबंधित या भाषा शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार की विषय वस्तु को अगर तत्काल प्राप्त करना हो तो जो बेल आइकन
अर्थात जो घंटी का निशान दिखाई पड़ रहा है उसे आप दबाएं।